नमस्कार है भाई सभी भाइयों को और सभी बहनों को एवं सभी साथियों को। इस वीडियो में दुनिया में किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले एवं किसी भी जगह से सुनने वाले एवं देखने वाले सभी लोगों का, सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ जैसा आप समझ सकते हो, यहाँ पर भारत देश की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं, भारत देश के हरियाणा राज्य में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी द्वारा पंचकुला, आपको बता दूं आपके हरियाणा राज्य, भारत देश के हरियाणा राज्य में पंचकुला नाम की जगह से एचपीएससी द्वारा यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसके अंदर वैकेंसीज आई हैं जुडिशियल एग्जाम के लिए। ये जज की वैकेंसीज हैं और इसके अंदर ये जूनियर डिवीज़न में जो जज के वैकेंसीज होते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। और इसके अंदर क्या कुछ है, कितनी वैकेंसीज हैं, वो आपको एक्चुअल में मैं सारा कुछ क्लियर करूँगा। 174 वैकेंसीज वैसे ऑलमोस्ट टोटल बताई जा रही हैं और इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। ये सभी जज के पोस्ट हैं या फिर किसी और कोई और पोस्ट भी हैं, ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। 174 वैकेंसीज टोटल दिए गए हैं आपके हरियाणा राज्य में, ठीक है भाई। हाँ, ये जुडिशियल मीन्स आ, ये आपके कोर्ट या फिर लॉ, आप ये कह लो कि लॉ फील्ड से रिलेटेड ये सारी जहाँ वैकेंसीज दी गई हैं। और इसके अंदर बताया गया है कि 174 वैकेंसीज दी गई हैं। अब इसके लिए एक जुडिशियल एग्ज़ाम होगा दोस्तों। इसके लिए आपका एक एग्ज़ाम कराया जाएगा 2024 यानी इसी ईयर में। और इस ईयर में एक एग्ज़ाम कराने के बाद ही आपको ये पोस्टें, ये जॉबें मिल रही होंगी। अब बात ये आती है इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे क्वालिफिकेशंस आपकी शिक्षा वाइज होती है कि 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएट, लॉ, एलएलबी या एलएलएम, या फिर क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं वो बताई जाएंगी। प्लस क्वालिफिकेशन के अलावा एलिजिबिलिटी क्या, अलग कंडीशन क्या है, उसके अलावा सैलरी क्या होगा इन पोस्टों पर, क्या काम करना होगा इन पोस्टों पर। और इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा बताया जा रहा है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या दे रहे हैं, वो किस लेवल का आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, और फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फ़ीस क्या है। और इसमें एक चीज़ और ख़ास ये भी है कि हरियाणा वैकेंसी हरियाणा में आई है। हरियाणा आपके भारत देश का एक राज्य है। अगर ये वहाँ वैकेंसीज दी गई हैं तो इसका मतलब क्या दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे या सिर्फ हरियाणा के लोग फॉर्म भरेंगे, ये डाउट आपका जल्द ही मैं इस नोटिफिकेशन को समझाते हुए क्लियर कर दूंगा। फॉर्म का लिंक मैं आपको जैसे ही एप्लीकेबल होता है, जैसे ही एक्टिव होता है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के नीचे। तब तक के लिए आप वेट कर लो। तब तक के लिए आप इसी तरीके से और अपडेट यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसीज आपको अगर लेनी है, सपोज आप हरियाणा नहीं, हरियाणा के अलावा मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या वेस्ट, या फिर आप कर्नाटका के हैं या दूसरे किसी जगह के हैं भारत देश में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यानी मैं जल्द ही इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सभी लोग वीडियो आखिर तक देखें, यही आपके साथ अपडेट इस वीडियो में डिस्कस रहेगा। चलिए भाई आगे डिस्कस कर लेते हैं। भारत देश के लिए, इंडिया कंट्री के लिए वीडियो खास होगा। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन ये लिंक आपको यहाँ दिख जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में भी आप इसको देख सकते हो, जैसा कि आप नोटिस के ऊपर देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट करके लिखा है, तो आप इसको यहाँ भी देख सकते हो। सिलेबस आपको इस वाले सेक्शन में मिल जाएगा इस रिक्रूटमेंट का, अगर अभी तक आया होगा। जो भी कुछ आया है मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। ये 20 पेजों का नोटिफिकेशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। बेज नंबर 1 से लेकर 10, ब्लॉक बी, सेक्टर 4, पंचकुला जगह पर इनका मेन कमीशन का ऑफिस है। और ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट पहला है। आप देखोगे एचपीएससी द्वारा अभी तक का नोटिफिकेशन, पहला नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी एचपीएससी अपने काम में लग चुका है। आपके हरियाणा राज्य में एचपीएससी द्वारा पहला रिक्रूटमेंट आ चुका है 2024 ईयर का। सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूटेड वाइट नोटिफिकेशन थ्रू हरियाणा पब्लिक सर्विस। देखिए इनमें क्या हो रहा है, HCS इस एग्ज़ाम को बोला जाता है, और जुडिशियल ब्रांच एग्जाम होगा ये 2023-2024 एकेडमिक ईयर, ठीक है भाई। अब आप कहोगे यार 24 में नोटिफिकेशन देके आप 23-24 कैसे कह रहे हो इस एग्जाम को, इसको आपको 24-25 कहना चाहिए भाई। एकेडमिक ईयर अभी 23-24 ही चल रहा है, आप जानते हो, इस वजह से इनका नोटिफिकेशन 23-24 बता रहा है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 1 जनवरी को इनका नोटिफिकेशन आ गया था एचपीएससी वेबसाइट पे। इन्होंने फॉर्म जो है वो परसों से ओपन करा रहे हैं, 5 तारीख से। 5 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय देंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। यानी अगर आप देखते हो यहाँ पर,
तो आपके पास टोटल सिर्फ 4 वीक का समय है। आप देख लो कि सिर्फ आपके पास 28 डेज भी नहीं है, आप देखोगे 4 वीक भी पूरे नहीं है इसमें, आपके पास 25 से 26 दिन आपको इसमें फॉर्म भरने के दिए जा रहे हैं। मतलब कि 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट रहेंगे और लास्ट डेट इन्होंने रख दी है जनवरी लास्ट डे। ठीक है, आप सभी लोगों को HPSC वेबसाइट पे आके फॉर्म भरना है। जिनको भी प्रॉब्लम आए फॉर्म अप्लाई करने में, आप कमेंट में इसको बताएंगे तो आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। कैंडिडेट इंश्योर करें अपनी एलिजिबिलिटी की वो अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लें कि वो लोग एलिजिबल है या नहीं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जाम शुड इंश्योर दैट कि वो फुलफिल करे सारी एलिजिबिलिटी इस एग्जाम पे अप्लाई करने के लिए। देयर एडमिशन टू ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग कि वो एलिजिबल है। यहाँ पर विल नॉट इम्प्लाई, देखिए यहाँ पर एक एडमिट कार्ड आएगा आपका एग्जाम से पहले, ये एग्जाम हो रहा है तो इसका एक एडमिट कार्ड आएगा कि हाँ भाई इस नाम के कैंडिडेट को इस एग्जाम के लिए इस जगह पर इतने बजे जाना है और इस एग्जाम को देना है। तो वो सब चीज़ें एडमिट कार्ड पर होंगी और भी इंस्ट्रक्शन सारे एडमिट कार्ड पर होंगे। वो जैसे ही आएंगे आपको बताया जाएगा। एग्जाम के 1 वीक 2 वीक पहले मिलता है। अब जैसा कि आपको बता दूं, एडमिट कार्ड मिल जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या आप इस रिक्रूटमेंट में जरूर आपको मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली आप एग्जाम पास करोगे, सारे स्टेज पास करने के बाद ही आप मानोगे, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लोगे उसके बाद ही आप जान सकते हो कि आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर एक मेंस रिटर्न करके एक एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि हाँ भाई आप जो जैसा कह रहे हो वह क्वालिफिकेशन आप रखते हो, वो चीज़ें चेक कर लेंगे। उसके बाद ही आपको ये जॉब देने वाले हैं। ये चीज़ें सबको याद रखनी है। हाउ टू अप्लाई में आप HPSC वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेना अपने ईमेल ID मोबाइल नंबर की मदद से, और उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट याद रखें दोस्तों, इन्होंने 31 तारीख में भी 11:55 रखा है, यानी आप ये मत समझना कि 12 बजे तक का समय है, 5 मिनट कम है इसके अंदर। ठीक है भाई, और यही सारी चीज़ें इन्होंने सारा कुछ बताया है। एडमिट कार्ड आपके ईमेल पर एक बता देंगे कि हाँ भाई एडमिट कार्ड आया, डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एडमिट कार्ड आपको स्पीड पोस्ट से आ रहा है, पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फैसिलेशन काउंटर इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि किसी को अगर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आए तो वो सुबह में 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक के बीच में यहाँ पर 1800 एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल ID भी उन्होंने दिया है, उस पर भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं वैकेंसीज एक बार आपको बताता चलूँ। यहाँ पर ऑनलाइन आप सभी को फॉर्म भरना है। 174 पोस्ट है, 129 एक्चुअल वैकेंसीज रहेंगी और 45 एंटीसिपेटेड वैकेंसीज हैं। मतलब कि ये वैकेंसीज वो हैं, या तो वो अभी खाली नहीं है लेकिन वो खाली होते ही वो भरवा ली जाएंगी। ठीक है भाई, इसका मतलब यही होता है। सिविल जज, ये आप सिविल जज होगे, जूनियर डिवीजन में हो। ठीक है भाई, अब देखो जज भी जो होते हैं ना राज्य में, आप देखोगे आप अलग अलग कोर्ट में देखोगे, आपको सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके अलावा भी जितने भी कोर्ट देश भर में आप देख रहे हो उसके अंदर आपको जज अलग अलग लेवल के मिलेंगे। कहीं ना कहीं जूनियर लेवल के अलग होते हैं, सीनियर लेवल के अलग होते हैं, अलग अलग बेंच के जजेस होते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को वैकेंसी जो दी जा रही हैं वो टोटल 174 में से 45 वैकेंसीज ऐसी है जो एंटीसिपेटेड है। मीन्स एंटीसिपेटेड मतलब ये हो जाता है कि अभी वो खाली नहीं है, हो सकता है आगे खाली हो जाए तो ये भी भर दी जाएंगी। और एक्चुअल वैकेंसीज 129 है, मतलब इतनी तो मिलेंगी ही आपको। सिविल जज इतने लोग बन जाएंगे यहाँ से जूनियर डिवीजन में इन द कैडर ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस। हरियाणा के सिविल सर्विस में आती है सारी वैकेंसी। सिविल सर्विस जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि आप IAS IPS देखते हो तो ये सब भी सिविल सर्विस में ही आते हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता देता हूँ द HCS जूनियर जुडिशियल ब्रांच एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा, प्रोविजन कंटेंट इन द पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच रूल 1951 एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा एज अमेंडेड फ्रॉम, समय से समय वो बदलता रहा है और इसी के हिसाब से 2023 के 7 नवंबर को लास्ट अमेंडमेंट हुआ था इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है ये वाला, उसको देखते हुए ये अब हो रहा है। मतलब कि 1951 ईयर से चलते आ रहा है रिक्रूटमेंट, और आपके राज्य हरियाणा में आज के समय पे रिक्रूटमेंट होता है। तो ये 7 नवंबर 2023 में लास्ट अमेंड करके चेंजेस करके इसको कराया जाता है।
आपको बता दूं जनरल कैटेगरी वालों की 77 वैकेंसीज है जनरल, या फिर वो लोग जो अनरिजर्व्ड में आ रहे हैं, वो लोग जो हरियाणा राज्य के एससी हैं उनकी 30 वैकेंसीज हैं। जो लोग बैकवर्ड क्लासेस ए में आ रहे हैं हरियाणा में उनकी 11, बैकवर्ड क्लासेस बी में हरियाणा राज्य में आ रहे हैं तो 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा की 10 वैकेंसीज हैं, टोटल 129 ये हो गई। अब इसके अलावा भी आप देखोगे तो हरियाणा राज्य के जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, मतलब कि वो लोग जो हरियाणा राज्य में नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, ठीक है, और वो अगर जनरल कैटेगरी से होंगे तो उनकी 4 वैकेंसी, सेम एक्स सर्विसमैन एससी की 1, बीसी ए वालों की 1, ठीक है। बीसी मीन्स बैकवर्ड कास्ट ए कैटेगरी। ये दो डिफरेंस तरह के बैकवर्ड क्लासेस हैं आपके हरियाणा राज्य में। डिसेबल्ड वालों की वैकेंसीज मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, वीएच वालों की 3 है, एचएच वालों की 3 है, ओएच वालों की 1 है। तो इस तरीके से आप डिसेबल्ड वाली वैकेंसीज चेक कर लोगे। अब एंटीसिपेटेड वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ, जनरल वालों की 24 है, एससी की 9 है। तो और इस तरीके से आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको देख लेना है, आपकी सारी वैकेंसीज आपको यहाँ से इस तरीके से दिख जाएंगी। तो ये जो आपकी एंटीसिपेटेड वैकेंसीज है, हो सकता है ये वैकेंसीज ना भी आए, आ भी जाए, लेकिन आप जो बाकी 129 वैकेंसीज देख रहे हो वो डेफिनेटली आपकी फिल होंगी। अगर ये वाली वैकेंसीज भी आती हैं तो उनके बारे में आप देख सकते हो, इन्होंने जो भी डेटा आपके सामने दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, वीएच मीन्स विजुअली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं। सपोज वो आंखों के कारण वो उनकी कोई डिसेबिलिटी है, सपोज वो देख नहीं पाते हैं, तो वो आंखों के कारण वो कम देख पा रहे हैं, तो वो भी वो आंखों के कारण तो वो विजुअली हैंडीकैप्ड हो जा रहे हैं। हियरिंग हैंडीकैप्ड मीन्स डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। तो ये सब डिसेबिलिटीज आपको यहाँ से दिख जाएंगी। ये सब चीज़ें आप यहाँ से एक बार रीड कर लेना। हाँ, एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 मार्च 2024 में इनका एग्ज़ाम होगा। टेंटेटिव स्केड्यूल है, एक प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, वाइवा वॉइस, और इस तरीके से आपका सब होने के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और फिर आपके पास ये जॉबें होंगी। अब ये 4 से 5 स्टेज रहेंगे, आपको सब करने हैं। आप डेफिनेटली सिविल जज बनोगे यहाँ पर, ठीक है भाई, आपके राज्य में जूनियर ब्रांच के अंदर, ठीक है। आपको बताता चलूँ कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 3 मार्च में हो रहा है, और इसी के अंदर आपके राज्य में हरियाणा में, और इसके अलावा मेंस एग्ज़ाम आपका होगा जून जुलाई के मंथ में। आपका जून एंड में हो जाएगा या जुलाई मिड तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। वाइवा वॉइस आपका टू बी अनाउंस्ड कि वो कब करवाएंगे। वाइवा वॉइस ये रहता है ओरल टेस्ट इंटरव्यू जिसको आप कह रहे हो, और वही चीज़ ये है भाई। वही सब होता है इंटरव्यू में भाई। आप इसी पोस्ट को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, आपको यही पोस्ट क्यों चाहिए, आपको इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है और वो सब चीज़ें होती हैं। इन केस ऑफ अ चेंज, देखिए स्केड्यूल में कोई भी चेंज आएगा तो आपको आपके राज्य हरियाणा के हाई कोर्ट के वेबसाइट पर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, और मैं भी आपको ये चीज़ें बता दूंगा। सेंटर जो रहेंगे वो कहाँ रहेंगे वो आपको थोड़े समय के अंदर ही एचपीएससी द्वारा बताया जाएगा। प्लान ऑफ एग्ज़ाम में ये कह रहे हैं कि जुडिशियल ब्रांच में आप जाओगे, विल बी मेड होल्डिंग द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेज। आपने ए बी सी करके 3 स्टेज जो देखे हैं यही सब होंगे। ए बी सी मीन्स पहला स्टेज प्रीलिम्स एग्जाम है, स्क्रीनिंग ऑनली। स्क्रीनिंग मीन्स ये होता है एक ऐसी चीज़ होना जिसके व्याप पर हम जो लोग सीरियस हैं उनको ले लें, जो लोग अनसीरियस हैं उनको बाहर कर दे किसी भी प्रोसेस में। स्क्रीनिंग एडमिशन में भी हो सकती है, कॉलेज एडमिशन, स्कूल एडमिशन में भी स्क्रीनिंग जैसी चीज़ें होती हैं आज के समय पर। स्क्रीनिंग मीन्स ये है कि भाई ये चेक कर लिया जाए कि हाँ भाई कौन लोग फाइनली चाह रहे हैं जॉब को लेना, कौन लोग सच में चाहते हैं इन चीज़ों को लेना, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम जो रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू में सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और मेंस एग्जाम जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्टिव और नैरेटिव टाइप होंगे। ओएमआर शीट पर आपका रहेगा ये एग्जाम, विल बी स्कैंड बाय द कंप्यूटर, सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीचेकिंग, ठीक है भाई। आपका ओएमआर शीट पर एग्जाम कराएंगे और इसको बिल्कुल ये कंप्यूटर से चेक करेंगे। आप ये मत बोलना कि भाई हमारा रिजल्ट री एवेल्यूट करो, वो नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। अब क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का जो रहेगा वो 2 घंटे का आपका समय मिलेगा आपको प्रीलिम्स के पेपर में, जिसमें आपको 125 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन 4 4 नंबर का होगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो 0.8 मार्क्स उसमें से डिडक्ट होंगे।
20%। भाई देखो इन्होंने कितना और सेज 1/5 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ करी है दोस्तों। इन्होंने एमसीक्यू में एग्जाम लेंगे, प्रीलिम्स में आपको सही आंसर करने पर तो 4 नंबर देंगे, लेकिन अगर आप किसी आंसर का आंसर गलत कर देते हो तो आप देखोगे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/5 जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि आपके जो ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर में वो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है भाई, हर क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, और आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो 0.8 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो मतलब ये कहने का ये है कि अगर आप ऐसे कर करके 5 क्वेश्चन जब तक गलत कर लोगे तब जाके आपके 4 नंबर माइनस होंगे। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ईच शैल बी हैव 5 ऑप्शन देंगे आपको ए से लेकर ई तक के। अगर कैंडिडेट अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन तो उसको जो है डार्क करना होगा अप्रोप्रिएट सर्कल ए से लेकर डी तक में, उसको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है। और अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो ऑप्शन ई वहाँ पर दिया गया उसको डार्क कर दे। इफ़ नॉन ऑफ द 5 सर्कल डार्कन, उसकी नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। देखिए इनकी मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग है, मैं आपको बता दूं, और जगह पे ऐसा नहीं होता। जनरली आप देखोगे और जगह पे ओएमआर शीट में ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पर वो 4 ऑप्शन ही देते हैं एमसीक्यू में, चारों में से जो आंसर सही है वो आप कर दो। जो आपको गलत लगता है कि भाई आपको लग रहा है इसमें से चारों में से कोई भी सही नहीं है, तो उस ऑप्शन को, उस क्वेश्चन को छोड़ दो अगर नेगेटिव मार्किंग है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैंडिडेट भी सोचता है कि हाँ चलो किसी भी ऑप्शन पर लगा देते हैं, अगर मार्क्स मिले तो ठीक है, नेगेटिव में तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ कैंडिडेट करता क्या है, उसको समझ नहीं आता तो वो छोड़ देता है। अगर उसको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है तो वो उसको डार्क कर देता है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ रखी है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो बाकी पेपरों में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ तो आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो। यहाँ पर इन्होंने रखा है कि आपको ऑप्शन ई करके जो है उसको जो है डार्क करना होगा पेन से, ये बताने के लिए कि हाँ भाई मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, अनअटेम्प्ट वाले केस में। मान लीजिए आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हो और आपने पूरे जितने भी आपके 125 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से लगभग लगभग 10% क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चंस को छोड़ा, लेकिन आपने किसी भी सर्कल को डार्क नहीं किया। सपोज आपने क्वेश्चन छोड़ दिए लेकिन उसमें ऑप्शन ई को डार्क नहीं किया, और ऐसे क्वेश्चंस आपने 10% ऑफ क्वेश्चन से भी ज़्यादा कर दिया, यानी कि 125 का आप मानोगे तो 13 क्वेश्चन के लगभग, 13 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने इस पेपर में ऐसे ही छोड़ दिए, उनमें ऑप्शन ई को डार्क नहीं किया ये बताने के लिए कि हम अन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई हो गए इस रिक्रूटमेंट से। ठीक है, तो ये चीज़ें लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सिलेबस अभी मैं आपको बता दूंगा, इसमें जो भी अगर होगा अगर इसके अंदर सिलेबस तो वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। इन्होंने सिलेबस बेसिकली बोला है रहेगा आपका करंट इवेंट्स के ऊपर रहेगा कि राज्य में, पूरे देश में और विदेशों में क्या क्या करंट इवेंट्स चल रहे हैं, उनकी महत्वपूर्णताएं क्या है। इंडियन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और गवर्नेंस पूछ लेंगे। कैंडिडेट शैल ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर हिज एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसी चीज़ें ये पूछेंगे। और ये सब आपका जो स्टैंडर्ड इनका लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, एलएलबी तक का ये देंगे। और प्रीलिम्स जो आपका एग्जाम रहेगा इस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर मेंस, प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ स्क्रीनिंग है, वो आपको मेंस में भेजेगा, वो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको नहीं डालेंगे, ये इन्होंने ये चीज़ कही है। ठीक है भाई, अब एक चीज़ और याद रखिए, जो लोग भी कम से कम 150 मार्क्स प्री में लाएंगे वही लोग अपने आप को पास मानेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में, और 100 मार्क्स से ऊपर लाने वाले सभी लोग अपने आप को पास मानेंगे प्रीलिम्स में अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ हरियाणा राज्य है। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे कही है, फाइनल रिजल्ट बनाते समय आप प्री के रिजल्ट को नहीं डालोगे, ये इन्होंने क्लियर कहा है। प्री का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपके आगे भेजने के लिए होगा। 10 गुना लोगों को ये आपके मेंस रिजल्ट, मेंस एग्जाम में भेजेंगे। सपोज इन्होंने वैकेंसीज 174 दी हैं, यानी कि 1700 से 1800 लोगों तक को भेजेंगे आपके आगे। आगे मीन्स मेंस के एग्जाम में आप 1800 के लगभग लोग ही आप मेंस में देखोगे बैठते हुए एग्जाम देते हुए, बाकी सारे लोग टॉप्स के 1800 ले लेंगे और बाकी के ऊपर के लोगों को हटा दिया जाएगा स्क्रीनिंग के अंदर। ये चीज़ें इनकी रहेंगी। ठीक है, हाँ भले ही आप 150 प्लस भी कट ऑफ पास कर रहे हो तब भी ये कहेंगे कि हमने 10 टाइम्स ऑफ कहा था तो टॉपर्स के 10 टाइम हम ले लेंगे। तो आप जितने ज़्यादा नंबर लाते हो उतने आपके लिए चांस बढ़ जाते हैं। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट सेम मार्क्स ला रहे हैं तो ऐसे में उन लोगों का रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, उनमें आपका कैसे सॉल्व किए जाते हैं टाई केस, तो वो आप देख लेना, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और कैंडिडेट जो भी
अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे उनको, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी दिखाने हैं रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद, एग्ज़ाम हो जाने के बाद, प्लस उनको उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी दिखानी होंगी। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन कौन EWS में आता है, कौन कौन SC ST में आता है, कौन कौन बैकवर्ड क्लास A और B में आता है राज्य में, उसको आप यहाँ से देख सकते हो। मेन रिटर्न एग्जामिनेशन आपका जो यहाँ पर रहेगा उसमें 5 और 5 रिटर्न पेपर रहेंगे। 5 अलग अलग आपको रिटर्न पेपर देने हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे। इनका सिलेबी शैल बी एज अंडर, इस तरीके से सिलेबस होगा। मैं आपको मेंस एग्जाम बता देता हूँ। प्री में तो एक ही एग्जाम होगा, 125 क्वेश्चंस देंगे। हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, यानी कि 4 × 125। हाँ, यानी ये करीब करीब आपका 500 नंबर का एग्जाम है। वो उस 500 में से आपको 150 प्लस लाने हैं। सिर्फ आप देखोगे 500 में से सिर्फ 150 या 200 नंबर ले आएगा कैंडिडेट, वो अपने आप को मेंस में बैठता हुआ देखेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और इसमें आपका जो लेवल रहेगा वो LLB तक का होगा। मैं आपको बता दूं, मेंस रिटर्न में 5 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा सिविल लॉ 1, जिसमें आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूछेंगे। पंजाब कोर्ट्स एक्ट, पंजाब के जो कोर्ट हैं उनके एक्ट्स पूछ लेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट जैसी चीज़ें पूछेंगे। ये पेपर 1 में आएंगी, 200 नंबर का पेपर। पेपर 2 में सिविल लॉ सेकंड चीज़ें रहेंगी। सारे सिविल लॉ से चीज़ें पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जज में जा रहे हो, सिविल जज बन रहे हो, इस वजह से हिंदू लॉ और मोहम 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 मदन लॉ और मोहम्मदन, ये पता नहीं क्या है एक्चुअल में। ये मोहम मदन लॉ है। एंड कस्टमरी लॉ है। लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन 100, ये 200 मार्क्स में ये भी रहेगा। IPC आपसे पूछे जाएंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूछेंगे आपसे। ये सब चीज़ें 200 मार्क्स में पूछ रहे हैं। पेपर 4 आपका इंग्लिश बेस्ड रहेगा। आप देख लो किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछेंगे, ये सब आप यहाँ से देख लेना। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। लैंग्वेज वाली चीज़ें लैंग्वेज में देंगे, बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में देंगे। हर पेपर को आपको 3 3 घंटे में कंप्लीट करना है, यानी कि 3 3 घंटे के आपको 5 पेपर यहाँ पर दे देने हैं। लैंग्वेज वाले पेपर 10वीं लेवल तक के ही होंगे, और बाकी सारे पेपर जो रहेंगे वो आपके LLB लेवल के होंगे। वाइवा वॉइस 200 नंबर का होगा। टू जज की वो जज करेंगे भाई पर्सनैलिटी क्वालिटी कैसी है कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट को जो है बाकी सारी चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, अलर्टनेस है कि नहीं है उसमें, इंटेलिजेंस है या जनरल आउटलुक कैसा है उसका, सारी चीज़ें। और ये इंग्लिश में होगा भाई आपका इंटरव्यू, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। 33% मार्क्स आप जरूर ले आना अपने मेंस रिटर्न में, जिससे कि आप लोग वाइवा वॉइस में जा सको। अनलेस 50% क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिटर्न एग्जाम। ठीक, एग्रीगेट मीन्स टोटल आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं सारे पेपरों के मिला के, और हर पेपर में अलग अलग से आपको 33% से ऊपर लाने ही लाने हैं रिटर्न मेंस वालों में, तभी आप अपने आप को पास मानोगे। ठीक है भाई। हाँ, रिजर्व वालों को थोड़ा फ़ायदा रहेगा, उन्होंने यहाँ पर उनका अलग क्वालिफाइंग मार्क्स बताया हुआ है, आप एक बार यहाँ से देख लो। 3 टाइम, देखिए इन्होंने कहा है ये आपके मेंस के बाद इंटरव्यू में सिर्फ 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, कि लगभग लगभग ये 500 से 600 लोगों को बुलाने वाले हैं आपके इंटरव्यू लेने के लिए। सिर्फ इतने लोगों का इंटरव्यू होगा, और ये राज्य हरियाणा में ही रहेगा। ठीक है भाई, तो बाकी सारे पॉइंट आप एक बार देख लो, इन्होंने जो भी बताए हुए हैं आपके यहाँ पर। अब मैं एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको बता देता हूँ। नेशनैलिटी वाइज आप भारत के नागरिक हो, नेपाल के, भूटान के, या फिर तिब्बत रेफ्यूजी हो, तिब्बत से आए हो, या फिर भारत में परमानेंटली सेटल्ड हो, और अगर आप पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा और इन जगहों से आए हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो।
ठीक है भाई, तो ये आपका सिंपल है दोस्तों कि यहाँ पर आपकी जो जॉब होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोर्ट्स के अंदर रहेगी। और आपको बताता चलूँ, सिविल जज यहाँ पर पोस्टें हैं, 174 वैकेंसीज हैं, और कहा जा रहा है हरियाणा राज्य में सारी रिक्रूटमेंट रहेंगी। और कह रहे हैं कि भारत के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, नेपाल, भूटान या दूसरे देश के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं अगर वो परमानेंटली भारत सेटल्ड हैं। एज लिमिट ये कह रहे हैं कि 31 जनवरी 2024 को आपका अगर 42 बिलो और 21 प्लस है तो आप फॉर्म भर देना। और प्लस ये भी कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आप राज्य के अगर एससी हो तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लासेस में हो तो आपको 5 साल अपर एज में रिलैक्सेशन है। राज्य के लोगों को मिलेगा, याद रखें। आप अगर दूसरे राज्य के होंगे तो आपको कोई फ़ायदे यहाँ पर अपर एज में नहीं मिल रहे हैं। एक्स सर्विसमैन लोग कौन होते हैं वो उसकी डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है यहाँ पर, सभी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस लोग कौन होते हैं, 10th का मार्कशीट से आप ये आपका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि आपका एज एक्चुअल में कितना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही रहेगा आपका कि आपके पास बैचलर डिग्री लॉ में हो, ठीक है, मतलब आप LLB पास्ड हो एंड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस मतलब कि आपका एक बार काउंसिल होता है खासकर LLBs के लिए। तो आपको बता दूं, आप 31 जनवरी 2024 से पहले आपने अगर LLB पास्ड आउट है और आपके पास डिग्री है LLB का तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मीन्स अ डिग्री एंटाइटलिंग अ कैंडिडेट टू बी एनरोल्ड एंड एज एन advocate under the Advocates Act 1961 and the rule कैंडिडेट शुड होल्ड द डिग्री ऑफ LLB ऑन और बिफोर। ठीक है भाई, आपके पास LLB का डिग्री होगा, आप फॉर्म भर देना, ठीक है, मतलब सभी ग्रेजुएट्स, लेकिन वो LLB वाले ग्रेजुएट्स लोग फॉर्म भरेंगे इसमें, ये इन्होंने कहा है। LLB का मतलब ये हो जाता है कि कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है आपके एडवोकेट के लिए, ठीक है, वकील बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, ये एक्चुअल में रहता है। लेकिन LLB से आप यहाँ पर सिविल जज के लिए जा रहे हो। फॉर्म के फीस आपको बताता चलता हूँ, 1000 रुपीज़ सभी पुरुषों को देने होंगे, सभी मेल कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ देने हैं। और सभी मेल कैंडिडेट्स जो इतने भी अदर स्टेट के फॉर्म भर रहे हैं, देखिए इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। आप अगर पूरे पूरे भारत देश में अगर हरियाणा के अलावा किसी दूसरे राज्य या गली मोहल्ले या किसी भी जगह के हैं तो आप लोग 1000 रुपये फॉर्म का फीस भरकर इसमें अप्लाई कर सकते हो। महिलाएं जितनी भी होंगी वो 250 रुपये देंगी, दूसरे राज्य की महिलाएं भी 250 रुपये ही देंगी। अगर आप राज्य के रिजर्व्ड हो तो आप लोगों को 250 पे करने हैं। डिसेबल्ड वाले, सिर्फ हरियाणा के डिसेबल्ड होंगे तो आपको फॉर्म की फ़ीस नहीं देनी। अगर आप दूसरे राज्य के डिसेबल्ड हो तो आप लोगों को पूरे वही पेमेंट वैसे ही देना है, मेल फीमेल जैसा इन्होंने बताया अदर स्टेट में वैसा ही चलेगा। हाउ टू अप्लाई, HPSC वेबसाइट पे मैंने आपको बताया था कैसे अप्लाई करना है, वैसे आप लोग अप्लाई कर देना। NOC उन लोगों को सबमिट करना है जो कि आज के समय पर गवर्नमेंट ऑफिस में, विभागों में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको एक NOC देना होगा कि हाँ भाई, हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या जिस भी विभाग या जिस भी कंपनी या जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इसमें फॉर्म भर दें। डिसेबल्ड वाले स्क्राइब को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिसेबल्ड हरियाणा के होंगे, तभी वो किसी सेकंड पर्सन को यूज़ कर सकते हैं अपने इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम को कराने के लिए, अगर वो फिजिकल लिमिटेशन के कारण नहीं कर पा रहे। डिसेबल्ड वालों को 20-20 मिनट हर घंटे पर एक्स्ट्रा दी जाती है एग्ज़ाम करने के लिए। कैंडिडेट को जो है ये कह रहे हैं टू बी गिल्टी ऑफ, मतलब कह रहे हैं डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन। कैंडिडेट को मतलब कि किस किस केसों में उसको ये माना जा सकता है कि वो बाहर हो जाएगा रिक्रूटमेंट से, किन किन केसों में उनको उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी जो 27 पॉइंट में लिखी हुई है, इसका सभी को ध्यान रखना है, ये चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं। रिजर्वेशंस बेनिफिट मैंने बता दिया, राज्य के लोगों को मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको आप रीड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में क्या क्या लगाने होंगे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 10th 12th मार्कशीट हो सकती है मांगी जाए, 10th की तो मांगी ही जाएगी। डिग्री आपकी LLB की लगानी होगी। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो NOC जमा करेंगे। कास्ट फॉर्म आपको देना है, अगर आप डिसेबल्ड हो तो डिसेबल्ड फॉर्म देना है, ये सब चीज़ें आप दे दोगे। उसके अलावा आपको फ़ोटो साइन अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर, प्लस आपको अपने कॉमन सी डिटेल्स डालने पड़ेंगे, अपने क्वालिफिकेशन, नाम, जेंडर, फादर नेम, और ये सारी चीज़ें आपको देनी होती हैं फॉर्म के अंदर। विड्रॉ आप फॉर्म से नहीं ले सकते हो, इसलिए फॉर्म समझ कर भरें अगर आपको लेना हो।
तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया है। अब आपका हो गया सिलेबस की, तो सिलेबस मैं आपको एक बार देख के आपको बता देता हूँ। एचपीएससी ने अभी तक सिलेबस वैसे दिया नहीं है, जैसे ही सिलेबस आएगा मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने एग्जाम का पैटर्न जैसा आपको बताया ना कि क्या क्या पूछ रहे हैं हम, देखोगे आप यहाँ से ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं आप ग्रेजुएशन लेवल तक का इन सारी चीज़ों को रेडी कर लो मेंस एग्जाम के लिए। और प्री में भी ये चीज़ें जो आपको देंगे वो ग्रेजुएशन लेवल का ही देंगे, ठीक है। एलएलबी की फील्ड से रिलेटेड पूछने वाले हैं। इन्होंने प्रीलिम्स में इन्होंने बताया कि हम भारत की और दूसरे देशों की जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस पूछेंगे और ये सारी चीज़ें पूछेंगे। इन्होंने टॉपिक्स यहाँ पर दिए थे कि प्रीलिम्स में हम क्या पूछ रहे हैं, और इन्होंने ये भी बताया है कि मेंस में क्या पूछ रहे हैं। देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस तो आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, ये प्रीलिम्स का है और मेंस का आप यहाँ देख ही रहे हो। तो इस तरीके से आपका सिलेबस आ चुका है, लेकिन इसमें इन्होंने एक्चुअल टॉपिक वाइज तो दिया है लेकिन पूरा डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, वो आप यहाँ से देख रहे हो। वो मैं आपको एक बार एचपीएससी की वेबसाइट से एक बार सिलेबस सेक्शन में जाकर देखता हूँ। मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर सिलेबस आया होगा। देखिए सिलेबस मेरे को यहाँ पर काफ़ी सारे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को लेकिन वो वाला सिलेबस नहीं दिख रहा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। सिलेबस किसी को मिल रहा हो तो दोस्तों ज़रूर इसको शेयर करना, यहीं पर आप डाल देना, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। इस तरीके से लोगों तक शेयर करा करें जानकारी को समय से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। सिलेबस अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको बता दूँ, लेकिन आप लोग सिलेबस प्रिपेयर कर लो। मार्च में ही ये रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर वाला उठाकर देख लो, वही सिलेबस होगा, लेकिन उसमें जो नया डेटा इस साल का रहेगा वो सारा चेंज हो जाएगा। बाकी जैसा हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, वो तो पिछला जैसा रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे कुछ टॉपिक है जो तो सेम ही रहते हैं, बाकी चीज़ों में जो चेंज आता है वो आप एक बार उठाकर नेट से देख सकते हो। मैंने आपको नोटिफिकेशन एक एक चीज़ें बता दी हैं। इसमें सैलरी हालांकि इसमें नहीं था, वो अभी नहीं आया है, हो सकता है इसमें अभी तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें अलग से मेंस के लिए भी अलग से नोटिफिकेशन दे, ऐसा हो सकता है। तो तब आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी चीज़ें। सैलरी आप एक बार सिविल जज का अपने राज्य हरियाणा में देख सकते हो कि क्या सैलरी, सारी के सारी गवर्नमेंट जॉब है, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट चल रही है ये सारी। कोई भी डाउट लगे किसी को भी कमेंट में बताएंगे, और इस जानकारी को देश विदेश दुनिया में शेयर करिए, भारत देश के एक एक लोगों तक इसको शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।